दोस्तों मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ आ रहा है और आज हम लोग उसी आईपीओ के बारे में बात करेंगे। मैनकाइंड फार्मा का बिजनेस देखेंगे, मैनकाइंड फार्मा का प्रोडक्ट देखेंगे कौन सा है, मैनकाइंड फार्मा का फाइनेंशियल देखेंगे, उनका उसका बाकी पीयर के साथ कंपैरिजन करेंगे और वैल्यूएशन वाइज देखेंगे ये सस्ता है, महंगा है या एट पार है, राइट। और बाद में देखेंगे कि इसमें की रिस्क कुछ है क्या, लेकिन पर्टिकुलरली देखेंगे मैनकाइंड फार्मा कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है या नहीं है, और इसमें एज ए ट्रेडर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश कौलकर और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एचके ऑप्शंस। एचके ऑप्शंस में मैं बात करता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड और वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, और उसी के बारे में अभी मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ आ रहा था तो मुझे लगा कि कुछ इसमें एनालिसिस करके हम लोग बिजनेस देख सकते हैं कि क्या बिजनेस का एनालिसिस रह सकता है, वैल्यूएशन रह सकता है, और हम लोग आईपीओ में अप्लाई करके कुछ इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं या कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा देखिए 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, राइट। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है बाय डोमेस्टिक सेल्स में ये सबसे बड़ी कंपनी है, राइट। ये एंगेज है, डेवलप करती है R&D से फार्मा का रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केटिंग करती है, राइट। और ये एक्यूट और क्रोनिक थेराप्टिक एरियाज में काम करते हैं। एक्यूट का मतलब होता है, जितना मुझे नॉलेज है एक्यूट के बारे में, एक्यूट का मतलब होता है कि जो टेम्पररी रिलेटेड आपके डिसीजेस है, राइट, या कुछ आपको दिक्कतें आती है हेल्थ से रिलेटेड, जो टेम्पररी और एक्यूट से रिलेटेड है। क्रोनिक का मतलब होता है कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स आपके बॉडी में बनेंगे, आपके कुछ बॉडी के पार्ट फेल हो सकते हैं या वो स्लोली आपके इसको कुछ पार्ट को डैमेज कर सकते हैं, उसको क्रोनिक डिसीजेस बोल सकते हैं, राइट। तो एक्यूट और क्रोनिक में ये जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये इसका मैंने आपको बताया कि एक्यूट और क्रोनिक का मतलब क्या हुआ, ये आपको आपका जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, वो आपको आराम से समझा सकता है कि एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस क्या होता है, राइट। लेकिन एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर मुझे इतना ज़रूरत नहीं लगता कि उसमें कुछ डीप में जाके हम लोग समझेंगे, राइट। फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट है, उसका बिजनेस इंपॉर्टेंट है, उसका प्रोडक्ट इंपॉर्टेंस है, राइट। तो देखिए अभी आगे चल के इसमें और क्या दिया हुआ है, बिजनेस के बारे में बताता हूँ कि मैनकाइंड फार्मा इज द 4th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन डोमेस्टिक इन सेल्स, राइट, एंड 3rd लार्जेस्ट इन सेल्स वॉल्यूम। तो देखिए मैनकाइंड फार्मा छोटी कंपनी है, मैनकाइंड फार्मा 4th सबसे बड़ी कंपनी है, 4th लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ सेल्स, एंड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम इट्स अ 3rd लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया, राइट। 97% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, दैट इज इंडिया, राइट। 97% रेवेन्यू इनका इंडिया से आता है। 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें कुछ R&D सेंटर भी इनके हैं, और लगभग 11,691 के करीब इनके पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, राइट, और 3,500 के करीब इनके पास फील्ड के मैनेजर्स है जो ASM RSM रहता है। तो इनका जो सेल्स फोर्स है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुका है फार्मास्यूटिकल का इंडिया में या ओवरसीज में भी अगर आप देखोगे तो, राइट। और 80% ऑफ डॉक्टर्स इनका प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करते हैं इंडिया में। तो देखिए ये बहुत स्ट्रांग बिजनेस है अल्केम का, मैनकाइंड का। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं उसके लिए बहुत सारा फाइट होता है मार्केट में, इतना आसान नहीं रहता किसी डॉक्टर के पास से आप आपका मार्केट शेयर ले सकते हो या वो आपका प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करे, राइट। तो 4th लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ सेल्स, एंड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम इट्स अ 3rd लार्जेस्ट कंपनी। 97% और इनका रेवेन्यू डोमेस्टिक इंडिया से आता है। 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, 11,691 के करीब इनके पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, और 3,500 के करीब इनके पास फील्ड मैनेजर है जो ASM RSM हो सकते हैं इनके, राइट। और 80% डॉक्टर इनका प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। यानी 10 में से 8 डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आपको मैनकाइंड के प्रोडक्ट समझा सकता है। मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है कि आपका जो फैमिली डॉक्टर है वो भी आपको मैनकाइंड फार्मा के प्रोडक्ट लिख के दिया होगा या आपने कंज्यूम किए होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका 97% जो रेवेन्यू है ये इंडिया से आता है, डोमेस्टिक से आता है। तो बहुत यानी डोमेस्टिकली बहुत स्ट्रांग कंपनी है ये, राइट। अभी आगे चल के देखते हैं इसमें और क्या बताया हुआ है। तो देखिए इनके 2 वर्टिकल्स आते हैं बिजनेस के, जो मैंने इनकी DRHP से एनालिसिस किया, ड्राफ्ट रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्ट से। एक आता है फार्मा का, दूसरा आता है कंज्यूमर हेल्थ का। तो फार्मा में जैसे मैंने बोला कि आपको R&D से डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये मार्केटिंग करके करते हैं, और एक्यूट और क्रोनिक का ये मेजोरिटी वो एरिया में ये काम करते हैं, राइट। वो कंपनी का फोकस मेजोरिटी डोमेस्टिक ड्रिवन है, और FY 22 में 97.6%, राइट, करीब 98% के करीब। लेकिन
थोड़े कंजर्वेटिव मैं 97% बोल रहा हूँ इनका रेवेन्यू इंडिया से आता है और 21 कंट्रीज से ओवरसीज से आता है, लेकिन वो बहुत 3% ही है, बहुत कम है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया, अफ्रीका, वहाँ से इनका आता है, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ है कि इन्होंने 36 ब्रांड क्रिएट किए। देखिए फार्मास्यूटिकल में क्या होता है कि मेजोरिटी ये कमोडिटी ड्रिवन बिजनेस है, मैं ऐसा ही उसको बोल सकता हूँ यानी मेरे एनालिसिस से। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ प्ले करती है ब्रांड्स का, राइट। बहुत सारा रेगुलर भी आपको मिल जाएगा मेडिसिन, लेकिन जो उनका ब्रांड रहता है, जिनका कोई यानी ब्रांड बना के अगर वो बेचेंगे तो वो वैल्यू अच्छा जनरेट कर सकते हैं। वैल्यू जनरेट कर सकते हैं इनका मतलब वो प्रोडक्ट का प्राइसिंग अच्छा रख सकते हैं, उनमें अच्छा नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा कर सकते हैं। तो ये अगर ब्रांड कोई कंपनी बना रही है और ये कंपनी 36 ब्रांड्स बनाए, राइट, यानी इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन रहता है कोई ब्रांड बिल्ड करना, और वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, थोड़ी लॉन्ग जनरेशन, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड की ये काम रहता है, इमीडिएट कोई ब्रांड बनता नहीं है मार्केट में, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनका सेल्स बढ़ा है 12% से और इंडिया का मार्केट ग्रो है 10% से, राइट। मार्केट ग्रो हुआ है 10% से और इनका जो सेल्स का रेवेन्यू है वो ग्रो हुआ है 12% से, यानी इन्होंने 2% का कोई कंपटीशन के जो इनके पीयर्स है उनके पास से इन्होंने मार्केट शेयर ग्रैब किया। देखिए कितना परसेंट ग्रैब किया, इससे इम्पोर्टेंट बजाय ये इम्पोर्टेंट है कि ये ग्रैब करना जानते हैं, इनका सेल्स फोर्स इतना स्ट्रांग है मार्केट में, यानी मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। मार्केट 10% से बढ़ा, इनका जो सेल्स का रेवेन्यू है 12% से बढ़ा है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, यानी बिजनेस इनका बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 97% रेवेन्यू इनका यहाँ से यही से डोमेस्टिक से आता है, 80% डॉक्टर इनका प्रिस्क्राइब करते हैं प्रोडक्ट्स, 11,000 के करीब एमआर है, राइट, और 3,500 के करीब इनका यानी फील्ड मैनेजर्स का इनका ह्यूमन रिसोर्स है, यानी इनके पास लोग हैं, राइट। अभी कंज्यूमर हेल्थ केयर में आते हैं तो कंज्यूमर हेल्थ केयर में ये लोग काम करते हैं कंडम्स, प्रेगनेंसी डिटेक्टिव, इमरजेंसी और काउंटरसेप्टिव, राइट। तो इसमें देखिए प्रोडक्ट बनाना ठीक है, लेकिन अगर आप एक चार्ट में देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे मैनफोर्स कंडम करके नाम, मैनफोर्स करके इनका एक ब्रांड है जो कंडम बनाता है, प्रेगा न्यूज़ करके है जो प्रेगनेंसी का डिटेक्शन करते हैं, अनवांटेड 72 ये काउंटरसेप्टिव है, राइट। ये सेगमेंट में ये नंबर 1 रैंक में आता है, राइट, यानी मार्केट लीडर है वो सेगमेंट में। और मार्केट शेयर देखिए कंडम्स में इनका 30% है, प्रेगा न्यूज़ में 80% है, और अनवांटेड 72 जो इनका ब्रांड है इनमें ये सेगमेंट में इनका 62% मार्केट शेयर है, राइट। देखिए ब्रांड बनाना तो ठीक है, आप पैसा लगा के ब्रांड खड़ा कर सकते हो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो ब्रांड वो प्रोडक्ट सेगमेंट में मार्केट लीडर बने, रैंकिंग 1 या 2 में आए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उसमें भी उनका मार्केट शेयर मेजोरिटी है, देखिए प्रेगा न्यूज़ में 80% मार्केट शेयर, अनवांटेड 72 में 62 और कंडम्स में 30% मार्केट शेयर है, राइट। यानी जो बचे है 60-70% कंडम्स के बारे में अगर मैं बोलूँगा आपको तो 70% में बाकी सब लोग आ गए। प्रेगा न्यूज़ में 80% इनके पास, 20% ही खाली पूरे कंपटीशन के पास है। तो ये अच्छा खासा स्ट्रांग ब्रांड बनाते हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट वहाँ से कर रहे, राइट। कंज्यूमर हेल्थ केयर को लोग OTC भी बोल सकते हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, राइट, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स OTC बोलते हैं उसको, राइट। ये हुआ फार्मा का और कंज्यूमर हेल्थ केयर का एनालिसिस। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ब्रांड दिया है AC यानी स्टार, एक्ने स्टार जो एक्ने वगैरह के लिए स्किन के लिए यूज़ होता है, मैनफोर्स कंडम है, गैसोफास्ट एक डाइजेस्टिव से रिलेटेड रहता है, अनवांटेड 72 काउंटर रिसेप्टिव है, प्रेगा न्यूज़ है, प्रेगनेंसी डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, राइट। इसका बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट भी आपको दिखता होगा। तो ये हुआ फार्मा का और इनका कंज्यूमर का प्रोडक्ट का एनालिसिस। लेकिन ये जो इनका बिजनेस है ये इनके फाइनेंशियल में दिखता है क्या? तो यस, ये दिखता है। कैसे? देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनका 2020 में FY20 में 5,865 था, ये 6,214 हुआ है, ये 5.95% से बढ़ा है, यानी इंक्रीज हुआ है। और 6,214 से 7,782 यानी 25% तक इनका रेवेन्यू बढ़ा है, यानी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 1,056 से 1,293, 1,293 से 1,452, राइट। लेकिन 1,056 से 1,293 हुआ, ये 22.43% इंक्रीज हुआ है, राइट। और 1,029 से 1,452 हुआ है, यहाँ पे ये 12.37% से इंक्रीज हुआ है, राइट। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना ग्रो हुआ है, राइट। ये रिलेटिवली ग्रो हुआ है या नहीं हुआ है रेवेन्यू से, या रेवेन्यू ग्रो हुआ है, डी ग्रो हुआ है, बहुत सारा हो सकता है, ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ ये अपन यहाँ पे देखते हैं, राइट। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी जिसको लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे 20 में 18% था, 21 में 20% है, FY22 में 80.7% है, राइट। तो इनका मार्जिन अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ तो 18% से 20% के करीब इनका मार्जिन आता है, जो मुझे 3 ईयर्स का इनका फाइनेंशियल डाटा से दिख रहा है, राइट।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मेजोरिटी मैं फॉलो करता हूँ मेरे इन्वेस्टिंग लाइफ में, मेरे इन्वेस्टिंग करियर में। ROC का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं 100 रुपीज़ कहीं पे लगा रहा हूँ तो वहाँ से मुझे रिटर्न कितना परसेंट आ रहा है, तो इनका ROC है 35.9%, 30%, 25%। यानी मैं मोटा मोटी बोलूँ तो ROC इनका 25% से लेके 30% तक ROC है, राइट, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ROC इनका अच्छा, इनका टोटल एसेट भी बढ़ा है 5073 से 6300, 6300 से 9100। और ये जो दिसंबर 22 का मैंने डाटा दिया है, ये वो 9 मंथ का दिया हुआ है, अप्रैल से लेके दिसंबर 2022 तक, ये 9 मंथ का डाटा दिया हुआ है। लेकिन इसके बजाय आप ये 3 कॉलम देखिए, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इनका फाइनेंशियल क्या है। तो ये फाइनेंशियली अच्छी कंपनी है, वेल ड्रिवन कंपनी है, इनका मार्केट शेयर अच्छा है डोमेस्टिक्स में, राइट। तो ये अपन ही देख रहे थे कि फाइनेंशियल में ये कहाँ स्टैंड होती है। तो फाइनेंशियली अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। अभी ये जो IPO, इसका पर्पस क्या है, देखिए IPO में 4 करोड़ के करीब इनके शेयर्स आ रहे हैं और ये OFS के नाम पे आ रहे हैं, ऑफर फॉर सेल। तो जो सेलर है इनको ये पैसा मिलेगा, कंपनी में पैसा आने वाला नहीं है। तो ये सेलर कौन है, देखिए 3 लोग इनके प्रमोटर है, रमेश जुनेजा, राजीव जुनेजा, शीतल अरोरा, और ये कैर्न हिल CIPF लिमिटेड, एक कोई फंड होगा, कैर्न हिल CGP लिमिटेड, ये भी इन्वेस्टर है, इनका भी है, बेज है, लैंक इन्वेस्टमेंट है, ये सब के सब लोग इसमें कुछ पोर्शन उनका शेयर्स का बेच रहे हैं, राइट। बेच भी सकते हैं, इनके लिए बेनिफिट रहता है कि कम रुपीज़ में वो अगर समझो एक्विजिशन कर रहे तो ज़्यादा में बेच रहे हैं। जैसे यहाँ पे कैर्नल CIPF का देखिए 276 रुपीज़ में इन्होंने एक्वायर किया था, अभी 1080 के करीब ये सेल करेंगे, यानी मल्टीफोल्ड 5 टाइम से लोग इसमें से पैसा कमाएंगे लगभग, राइट, 4 to 5 टाइम्स। तो अच्छा खासा इनको रिटर्न मिलता है और मिलना भी चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर है और वो पैसा लगा रहा है तो उसको मिलना भी चाहिए, राइट। तो IPO डेट देखिए 25 से 27 तक खुला है, 9 मई को इसका लिस्टिंग है। प्राइस रेट 1026 से 1080 है और 13 का लॉट है। यानी मैं मोटा मोटी बोलूँ तो 13 से 14 हज़ार इनको एक बीड लगाने को आपको 13 से 14 हज़ार इसमें लगेंगे, राइट। अभी ये तो हुआ उनका बिजनेस का एनालिसिस कि ये 4th लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम में 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। 97% इनका मार्केट, 97% इनका रेवेन्यू डोमेस्टिक इंडिया से आता है, राइट। 80% डॉक्टर्स इनका प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। सेकंडली इनका 11,000 के करीब EMR है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और 3,500 के करीब इनका सेल्स फोर्स है। प्रोडक्ट अपन ने देखिए एक्यूट और क्रोनिक में लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, OTC में लोग मैनफोर्स, प्रेगा न्यूज़, ये बहुत सारा OTC बनाते हैं। 36 ब्रांड इन्होंने आज तक बनाए हुए हैं और ROC 25 का है, 18 to 20 के करीब इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और ये अभी इनके पीयर ग्रुप में कंपटीशन में कहाँ बैठते हैं, सब ए पैरामीटर्स में, ये यहाँ पे मैंने दिया है पीयर्स कंपेरिजन में। देखिए मैनकाइंड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इनका रेवेन्यू ग्रोथ जो है ये 7,782 है। EPS यानी अर्निंग पर शेयर, यानी नेट प्रॉफिट पर शेयर आप बोल सकते हो 35 रुपीज़ का है। प्राइस टू अर्निंग 30 का है, ROC 20.5 का है। ये अगर मैं कंपैरिजन करूँ जाइडस से, एरिस लाइफ साइंस से, इपका, अल्केम, सिप्ला, तो ये अगर मैं बाकी लोगों का सबका देखूँ, अभी समझो इसका 11 का PE है लेकिन इनका ROC 12 का ही है, राइट। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा डाबर का 50, इसका P&G का 42 का PE है लेकिन इनका ROC 40 का है। स्ट्रॉन्ग कंपनी P&G हेल्थ केयर, राइट, क्योंकि ROC इनका बहुत स्ट्रांग है। तो वो यानी कमांड भी कर सकते कि हमको ज़्यादा PE यानी मार्केट देने को तैयार है, क्योंकि उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। ये एक रिलेटिव टर्म्स में आप एनालिसिस में देख सकते हो, राइट। लेकिन मैं अगर बोलूँगा कि ये प्राइस टू अर्निंग पे कहाँ पे बैठ रहा है मैनकाइंड, तो ये देखिए ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है और ओवर वैल्यूड भी नहीं है, ये अप टू द मार्क है, राइट। क्योंकि इन सब कंपनियों का अगर आप एवरेज लोगे तो 30 के करीब आता है, तो प्राइस टू अर्निंग भी 30 है, राइट। लेकिन ये कंपनी डिसाइड करती है कि वो कौन से प्राइस बैंड में आ रहे हैं और उनका नेट प्रॉफिट दिखता है, तो ये PE समझो मार्केट कंपनी कमांड कर रही है कि हमको 30 का PE चाहिए, राइट। एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, आप 30 का PE देने के लिए इसको तैयार है क्या, ये मेजर क्वेश्चन है, राइट। ये भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। ये मैंने आपको कंपैरिजन बताया कि कहाँ पे ये स्टैंड कर रहा है कंपटीशन में, राइट। अभी देखिए ये अभी डोमेस्टिक ड्रिवन कंपनी है, तो इंडिया का जो भी ग्रोथ है, इंडिया का जो भी इकोनॉमी आपको अगर समझना तो इन टर्म्स ऑफ GDP समझना पड़ेगा, राइट। अगर GDP के हिसाब से ये कितना फार्मा का स्पेंड होता है वो कंट्री में, राइट, फार्मा स्पेंड एज परसेंटेज ऑफ GDP, तो आपको यहाँ पे कॉलम में दिख रहा होगा 2070 से लेके 2022 तक, राइट। ये डाटा दिया हुआ है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्टिकुलरली मैनकाइंड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा समझिए। इंडिया का 2017 का परसेंटेज स्पेंड था कंपेयर टू GDP 0.48, ये बढ़ के 0.72 हुआ है, राइट। USA, UK, ब्राज़ील, इनका देखिए 2%, 1%, 1.5% के ऊपर है, ये डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाएगा। और रसिया और साउथ अफ्रीका इनका 1% ही है। तो देखिए यहाँ पे दो आप प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो। पहला प्रोबेबिलिटी
कि यहाँ पे इनको ग्रो होने का चांसेस है, क्योंकि 0.72 ही फार्मा पे स्पेंड होता है और इसका 97% रेवेन्यू यहीं से आता है, इंडिया से। फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। तो जैसे ही जीडी यानी ये मार्केट शेयर और इसमें ग्रैब कर सकते हैं। ये पहला अपॉर्चुनिटी हुआ। सेकंड अपॉर्चुनिटी, इंडिया का जीडीपी जैसे ग्रो होगा तो एज अ परसेंटेज जीडीपी कंजम्पशन फार्मा का भी बढ़ेगा, तो वहाँ पे भी इनको एक ड्राइव मिलेगा कि यहाँ ये भी एक प्रोबेबिलिटी रहेगी ये बढ़ा सकते हैं वहाँ से, यानी इनका बढ़ेगा, राइट। तो ये जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैरामीटर उनके डीआरएचपी में था, मैं बहुत पढ़ा आज वो, और उसी से मैंने लेके यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये डोमेस्टिक ड्रिवन कंपनी है। इसको पूरे वर्ल्ड का जीडीपी देखने का जरूरत नहीं कि कौन सी जीडीपी में से कितना परसेंटेज आ रहा है, राइट। इंडियन ड्रिवन कंपनी है, डोमेस्टिकली बहुत स्ट्रांग है और डोमेस्टिक से इनका रेवेन्यू आ रहा है, राइट। एक तो 97% रेवेन्यू आ रहा है और फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है। तो जैसे जीडीपी का ग्रो होगा तो इनका फार्मा का स्पेंड भी बढ़ेगा, तो इनका भी अल्टीमेटली बेनिफिट होने वाला है। दूसरा चीज, 0.72 से समझो ये 1% हुआ तो अल्टीमेटली इनका भी रेवेन्यू बढ़ने वाला है उसमें, मैनकाइंड का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो मैनकाइंड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, राइट। तो ये हुआ परसेंटेज टू जीडीपी का और फार्मा का स्पेंड का एनालिसिस। और अभी आगे देखेंगे कि इसमें की रिस्क क्या है। देखिए, पहले रिस्क है कि ये पर्टिकुलरली बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है इंडिया के ऊपर, और सेकंड यहाँ पे 13% इनका पोर्टफोलियो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 13% पोर्टफोलियो इनका NLEM में आ रहा है। NLEM का मतलब होता है नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, और ये इसका प्राइसिंग जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो आगे चल के समझो इनका कुछ कॉस्टिंग बढ़ा, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका कुछ प्राइसिंग कैप कर दिया है मार्केट में, तो इनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, राइट। दूसरा चीज़ क्या होता है कि इसमें कंपटीशन बहुत सारा बढ़ जाता है, या कोई कंपनी इसमें से काम करना भी नहीं चाहती, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट कम होता है, सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ कम होता है। तो ये बहुत बड़ी रिस्क है। पहली रिस्क एक बेनिफिशियल भी है और रिस्क भी है। कौन सा? जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, यानी इनका बेनिफिट ऐसा है कि इनको जियो पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है कि बाकी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, मेजोरिटी, क्योंकि 3% ही बाहर से आ रहा है। लेकिन ये एक टाइप का रिस्क का भी काम करता है, क्योंकि इंडिया का पॉलिसी कैसा रहेगा आगे चल के, और इसके ऊपर कुछ रेगुलेशन आने वाले हैं, जैसे NLEM इनका 13% आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अनसर्टन मार्केट रहता है। तो ये देखिए, ये दो बड़ी की रिस्क है मैनकाइंड से रिलेटेड, लेकिन दिक्कत नहीं, ये कंपनी हैंडल कर सकती है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने सालों से अगर करती आ रही तो आराम से करेगी। तो अप्लाई और डू नॉट अप्लाई, राइट। अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, मैं कुछ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ना रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको क्या करना है, आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप पूछ सकते हो, उनका आप एडवाइस ले सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मार्केट भी अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं इसको अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज चीप नहीं है। अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ तो मुझे उसमें वैल्यू दिखनी चाहिए। मुझे 100 रुपये का चीज़ मुझे 70-60 रुपीज़ में चाहिए, तभी मैं वैल्यू इन्वेस्टर कहलाऊंगा, और वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि क्वालिटी चीज़ मैं सस्ते में खरीदने का चाहता हूँ, राइट। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, थोड़ा वेट कीजिए, अच्छे रेट में आपको मिलेगा, मार्केट करेक्ट होगा कहीं ना कहीं, या कोई न्यूज़ आएगा वो टाइम पे भी फार्मा शेयर्स गिरेंगे, वो टाइम पे भी आप इसको ले सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको एक समराइज कर देता हूँ मैनकाइंड का बिजनेस। मैनकाइंड ये फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम इट्स थर्ड लार्जेस्ट कंपनी, राइट। 97% रेवेन्यू इनका इंडिया से आ रहा है। 11,600 के करीब इनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, 3,500 के करीब इनके सेल्स फोर्स है इनका, यानी फील्ड के मैनेजर्स है, फील्ड मैनेजर्स बोला जाएगा इसको, राइट। 80% डॉक्टर्स इनका प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। फार्मा में, एक्यूट और क्रोनिक में ये काम करते हैं। कंज्यूमर बिजनेस यानी OTC, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट में ये कंडम्स बनाते हैं, प्रेगा न्यूज़ बनाते हैं, बहुत सारा इनका प्रोडक्ट है। 36 ब्रांड इन्होंने अभी तक बनाए हुए हैं, यानी स्ट्रांग है। और ब्रांड अगर कोई कंपनी बिल्ड करे तो इनका मैनेजमेंट भी कुछ फोकस वे में काम कर रहा है, और वो कर सकता है ब्रांड बनाना, राइट। तो ये अच्छा है कंपनी के लिए। देखिए, 25% का ROC है, 18 to 20% का इनका मार्जिन है, राइट। और एक दो रिस्क है इसमें, जैसे जियोलॉजिकली कॉन्सेंट्रेटेड है इंडिया के ऊपर, एक रिस्क है। और 13% पोर्टफोलियो इनका NLEM में आ रहा है, नेशनल जो इनका NLEM जिसको बोला जाता है, यानी कंट्रोल में आ सकता है प्राइस इनका 30% प्रोडक्ट का। तो ये एक दो चीज़ है, लेकिन एज अ आप ट्रेडर इसको अप्लाई कर सकते हो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लिस्टिंग गेन ले सकते हो, राइट। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़ा वेट कर सकते हैं, अच्छे रेट में आपको मिल सकता है,
ठीक है दोस्तों, तो मेरा आज का मैनकाइंड का आपको एनालिसिस कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, और इम्पोर्टेंट चीज़, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ वो भी आपको वहाँ पे दिखेगा, कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें है वो भी मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।